नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सीएम मनोहर लाल नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर जेजेपी भी अपने चेहरे को बदल सकती है, यानी कि पुराने मंत्रियों की जगह कुछ नए चेहरों को मंत्री बना सकती है। इसके साथ ही गठबंधन को भी साधने की कोशिश हो रही है। अब रणनीतियां लगातार बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही हैं। कितनी कारगर होंगी, यह सवाल है। हरियाणा में क्या हम मंत्रिमंडल में चेहरों को बदलते हुए देखेंगे? क्या नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा? पुरानों को जिम्मेदारियों से हटाया जाएगा? नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो चर्चा का विषय है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। देवेंद्र कथुरिया पानीपत से हैं एसोसिएट एडिटर, और वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के माध्यम से समझिए आखिर हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और अब चेहरों को बदलने पर किस तरीके से दांव लगाया जा सकता है। पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हरियाणा में भी सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ गई हैं। नित नई बातें सामने आ रही हैं। अब प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट है। सरकार नए चेहरे और कलेवर के साथ जनता के बीच वोट की अपील करने जाना चाहती है। यही नहीं, राजस्थान विधानसभा चुनाव में पसीना बहाने के बाद भी खाली हाथ लौटी गठबंधन की जूनियर पार्टनर जेजेपी को भी बीजेपी अभी तो साधना चाहती है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता इस बारे में मीडिया के सामने घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। देखिए, नीतिगत विषय जो होते हैं वो समय पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से किए जाते हैं। आखिर हमारा गठबंधन कोई चुनाव से पहले तो नहीं था, आवश्यकता पड़ी थी तो हमने चुनाव के बाद गठबंधन किया था। आवश्यकताएं कैसी होंगी, ये नीतिगत निर्णय जब होंगे तब आपको पता लगेगा। पर एक बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी आई है तो ये जनता जनार्दन का फैसला है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। क्या जेजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह बिल्कुल सक्षम है? पहले भी तो अपने दम पे लड़ा था, तब गठबंधन नहीं था हमारा, और बिल्कुल सक्षम है। गौरतलब है कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में अभी 10 महीने का समय बचा है। राजस्थान में पूरी कोशिश के बाद भी कोई कमाल ना कर सकी जेजेपी अभी गठबंधन में रहना चाहेगी। बीजेपी को इसलिए जरूरत है कि उनके सामने पहले मोदी जी वाला बड़ा चुनाव है और फिर चंडीगढ़ वाला चुनाव। सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेजेपी के नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब कई मौजूदा मंत्री बदले जाएंगे। जूनियर कोच के मामले में गंभीर आरोपों से घिरे मंत्री संदीप सिंह और स्वास्थ्य विभाग का काम छोड़े बैठे बेखौफ मंत्री अनिल विज के मामले में भी अभी फैसला होना है। जो भी हो, मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए सूबे के सीएम मनोहर लाल 2 दिन पहले दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी के नेताओं से इस बारे में चर्चा भी कर आए हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत अभी 14 मंत्री हैं। ये भी सच है कि कैबिनेट के कई मंत्री अभी औसत रैंकिंग वाले हैं, पर यहां तो वैसे मंत्री चाहिए जैसा मोदी जी अपनी कैबिनेट में चाहते हैं। बात तो सही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि क्या मंत्रिमंडल के चेहरे बदलेंगे? कई मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। किस तरीके की समीकरण बीजेपी अब इस चुनाव से पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा का रण होगा हरियाणा में, उसको लेकर तैयारी कर सकती है। गठबंधन पर किस तरीके की स्थिति रहेगी? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस चर्चा में हम तलाशेंगे। देवेंद्र, चुनावी रण में मुख्यमंत्री नए चेहरों के साथ उतरेंगे, क्योंकि देखा गया है कि प्रैक्टिस की जाती है बीजेपी की तरफ से कि हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। क्या हरियाणा में भी वो देखने को मिलेगा? देखिए सौरभ,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बीजेपी सरकार का पिछला कार्यकाल देखे तो उस वक्त भी कुछ चेहरे जैसे घनश्याम दास सराफ थे भिवानी के कुछ बदलाव किए गए थे। चूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम बीजेपी ने देख लिए, बहुत खुशी हुई जो रिजल्ट आए, लेकिन चूंकि अब जो आगे चुनाव है, मोदी जी वाला बड़ा चुनाव है, हरियाणा विधानसभा की भी चुनाव है, 10 महीने का कार्यकाल अब रह गया है। अब यहां भी उतनी बड़ी जीत दर्ज करने के लिए क्या क्या फौरी तौर पर उपाय हो सकते हैं, बीजेपी अब बड़ी तेजी से उन उपायों को जमीन पर उतारने में लग गई है। जिस तरीके से अभी आप देखिए हरियाणा कैबिनेट की बात करें, सौरभ मैं जरूर कहूंगा, हम अक्सर ये बात करते रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, ज्यादातर का मेरे को लगता है उनका काम एवरेज है, रैंकिंग वाली कोई स्थिति नहीं है। हमने देखा मोदी मंत्रिमंडल में हर्षवर्धन जैसे मंत्री, रविशंकर प्रसाद जो इतने लर्नर्ड एंड इंटेलेक्चुअल है, कानून मंत्री थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के वर्ष या जरूरत समझते हुए ऐसे मंत्रियों को भी मोदी मंत्रिमंडल से बदल दिया गया, नए चेहरे शामिल किए गए। उस तरीके से देखे जैसे मनोहर लाल मोदी जी को अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं, जो जो स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है हरियाणा में वो स्कीमें हूबहू उतारी जाती है। मेक इन इंडिया हो, मेक इन हरियाणा हो, डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल हरियाणा हो, या और कोई स्वास्थ्य से संबंधित भारत आयुष्मान योजना हो, यहां हरियाणा में चिरायु योजना, मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार उन सभी योजनाओं को जो केंद्र सरकार की है, मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान था, उसको हरियाणा स्वच्छता अभियान के नाम से, तो पूरी कोशिश की जाती है कि मोदी जी के अनुभव का, उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स है उनको हरियाणा में उतारा जाए। मेरे को लगता है अगर हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो हम फैक्टर देख रहे हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ रहा है, हालांकि उम्मीदें बनी हुई हैं, एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे, तो हम ये मान सकते हैं कि सामूहिक तौर पर मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है, शायद लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करने में कमी हो रही है, या जमीन पे जो डिलीवरी वाला सिस्टम है उसमें कमी है। तो हरियाणा के जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनमें एवरेज काम को देखते हुए सरकार भी चाहती है कि चुस्त दुरुस्त मंत्री नजर आए, जो फैसले सरकार के हैं, मंत्रिमंडल के फैसले, उनको तेजी से जमीन पर उतारा जाए, तो लगे कि कल्याणकारी सरकार है, सरकार जो दावे कर रही है उस तरह की हकीकत भी उनको समझ आनी चाहिए। तो ये मंत्रिमंडल में फेरबदल के जो आसार हैं, खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन पहले आरएसएस के बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और अब उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। दूसरा, जेजेपी जो गठबंधन का जूनियर पार्टनर है, राजस्थान में तमाम कोशिशों के बाद, पसीना बहाने के बाद खाली हाथ जेजेपी लौटी है और सरकार में भागीदार है। तो जेजेपी का हाथ पकड़कर कैसे बीजेपी अब लोगों की अपेक्षाएं पूरा करे, जो दावे किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई, हकीकत, उस तरह की फीलिंग लोगों को नजर आए, तो उस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल, इसकी कवायद भी अब शुरू हो गई है। कवायद शुरू हो गई है, क्या जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी? क्योंकि नित्य नए योजनाएं सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, लोगों तक संवाद के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। महेश, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं बीजेपी में? किस तरीके का हरियाणा बीजेपी की अगर हम बात करें, सरकार में, मंत्रिमंडल में परिवर्तन देखने को मिल सकता है? सीएम नए चेहरों पर दांव लगा सकते हैं, और अगर लगाएंगे तो वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी तरह की रिशफलिंग कैबिनेट में करती है, अगर नए चेहरों को जगह दी जाती है, तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पहली प्राथमिकता हो सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस राजस्थान में और खासकर बिश्नोई बहुल इलाकों में दिया है, वो परफॉर्मेंस अब बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जा सकता है। तो और ऐसे में अब बिश्नोई समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए जरूरी है, गैर जाट का कार्ड भी सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो भव्य बिश्नोई पहली पसंद कैबिनेट रिशफलिंग की हो सकते हैं। लेकिन जहां तक जिक्र यहां पर रिशफलिंग का चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर इस फेरबदल की जरूरत मनोहर लाल को पड़ी है, तो सबसे बड़ी जरूरत यहां पर जननायक जनता पार्टी के हिस्से में कटौती हो सकती है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि अतीत को आप उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने अलायंस पार्टनर से गठबंधन तोड़ने का ऐलान खुद नहीं करती है। इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के हालात अपने अलायंस पार्टनर के सामने खड़े कर देती है, जिसके बाद अलायंस पार्टनर खुद ब खुद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देता है। और गठबंधन तोड़ने के इल्जाम से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से
बस्ती रही है। यहां पर भी मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई फेरबदल किया जाता है तो यकीनन फिर जननायक जनता पार्टी के हिस्से में उनके खाते में कटौती की जा सकती है। और यह कटौती भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी करेगी क्योंकि गठबंधन तोड़ने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो यहां पर कायम करने की कोशिशें की जाएंगी। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का जबरदस्त परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद दे रही है, उन्हें जरूर ये लगता होगा कि जननायक जनता पार्टी को अब साथ लेकर चलने की कोई जरूरत उनके सामने नहीं खड़ी। और जिस तरीके के परफॉर्मेंस की जननायक जनता पार्टी से खासकर जाट वोटर्स के बीच उम्मीद की जा रही थी, उस तरह का परफॉर्मेंस जाट वोटर्स के बीच जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में भी देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में चूंकि जाट का वोट हासिल कर पाने में जननायक जनता पार्टी नाकाम हो रही है, तो साथ लेकर चलने का कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा है। इस तरह की परिस्थितियां जननायक जनता पार्टी के सामने पैदा की जा सकती हैं कि वो खुद ब खुद गठबंधन को अलविदा कह दे और भारतीय जनता पार्टी अकेले लोकसभा और विधानसभा की चुनावी डगर पर आगे बढ़ती नजर आए। बिल्कुल महेश, लेकिन इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या जेजेपी बीजेपी का गठबंधन अलविदा कहने के बाद इस तरीके की परिस्थितियां बना दी जाएंगी कि वो अलविदा कहेगा, या फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन रखना जरूरी होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव तक उसको चलाया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। वीरेंद्र जी, पुराने मंत्रियों की जगह नए मंत्री को जगह दी जाएगी, जिस तरीके से महेश भी बता रहे थे कि भव्य बिश्नोई पहले ही पसंद हो सकते हैं, पहले चुनाव हो सकता है, उनको दांव लगाया जा सकता है उन पर। अगर पुराने मंत्रियों की जगह नए मंत्रियों को लाया जाता है, हमने देखा गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कराया गया और उसका फायदा पार्टी को बखूबी मिला। क्या हरियाणा में भी इस तरीके का फायदा पार्टी को मिलेगा या मिल सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर मैं इसे मीडिया के दिमाग की उपज बताता हूं। ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। और देखिए, अब इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रतिनिधि थे वो भी बैठक में शामिल थे। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी राजनीतिक फैसलों में शामिल नहीं होता और ये मुख्यमंत्री के स्तर की भी बात नहीं है, ये जो केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो इसकी जो हरी झंडी है वो केंद्र से मिलेगी। तो इसलिए हाँ, विभागों में फेरबदल हो सकता है, वो उसमें मुख्यमंत्री की इच्छा से हो सकता है। लेकिन जैसे अनिल विज का मामला है, जो उनसे अगर स्वास्थ्य विभाग लेकर कोई दूसरा विभाग दिया जाना है तो ये फैसला भी केंद्र से होगा। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर यह फैसला नहीं कर सकते और संघ तो किसी राजनीतिक फैसलों में भागीदार होता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि क्यों, जब विधानसभा चुनाव को 8 महीने पड़े हैं, अगर हम लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने तो समय कितना पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिवर्तन होगा, कोई फेरबदल होगा। देखिए, मंत्रियों का जो कोटा है वो 14 का कोटा पहले ही पूरा है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर होना भी होता तो उसका संकेत पहले से मिल जाता। अगर मान लीजिएगा भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में लेना है तो जब वो विधायक बने थे तभी लिया सकता था। अब एकाएक ऐसा क्या हो गया? राजस्थान के चुनाव का हरियाणा से क्या संबंध है, क्योंकि बिश्नोई के हरियाणा समाज में कितने वोट हैं, तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी कोई ना ही ऐसा कोई परिवर्तन होने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में होगी। और दूसरा यह भी है कि कोई भी विधायक इसमें मंत्री नहीं बनना चाहेगा। कारण, उसका कारण यह है कि 8 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर लोकसभा के साथ हो गए तो वो पहले है। इतने संक्षिप्त समय के लिए कौन मंत्री बनेगा? मतलब मंत्री बनने का मतलब है अपने क्षेत्र के मतदाताओं से नाराजगी। कारण है कि लोगों की अपेक्षाएं अधिक हो जाएंगी, मंत्री उन अपेक्षाओं और कसौटियों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। और कई ऐसे विधायक हैं जो अब मंत्री बनने के इच्छुक नहीं है और अब समय बहुत कम है। देखिए, पहली बार मनोहर लाल पार्ट 1 के अंदर जो है जो घनश्याम सराफ थे और कर्णदेव कंबोज थे उनको हटाया गया था और उसकी जगह दूसरे लोगों को बनाया गया था। लेकिन तब 2016 की बात थी, तब बहुत समय था। अब तो समय ही नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं। और जो भी मंत्री बनने के इच्छुक कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विधायक होगा। क्योंकि ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पिछली बार 8 मंत्री चुनाव हार गए थे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हार गए थे। तो उस अनुभव को देखते हुए, हालांकि बनवारी लाल एकमात्र ऐसे थे, बनवारी लाल जी जो उस समय राज्य मंत्री थे, बाद में अब कैबिनेट मंत्री हैं, वो चुनाव जीते थे। अनिल विज जी जीते थे और मनोहर लाल जी, ये 3 लोग जो है जो चुनाव जीते थे, बाकी पूरी कैबिनेट हार गई थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय पे, इस चरण पे कोई ऐसा फेरबदल होगा जो जोखिम भरा होगा, क्योंकि जिनको हटाएंगे वो भी नाराज हो जाएंगे और जो जिनको बनाया जाएगा वो अपेक्षाओं और कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विशेष परिवर्तन होने वाला है। हाँ, विभागों की एडजस्टमेंट तो मुख्यमंत्री कभी भी कर सकते हैं और उसके लिए भी उनको केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। जननायक जनता पार्टी के जहां तक प्रश्न है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, ये फैसला भी केंद्र ने करना है, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर फैसला नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विशेष परिवर्तन होने वाला है। हाँ, मीडिया के एक वर्ग में चर्चा अवश्य छिड़ गई है और लोगों में इसके लेकर भी कई तरह के कयास लगने अवश्य शुरू हो गए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई परिवर्तन निकट भविष्य में संभावित है। केंद्र की एक अहम भूमिका वीरेंद्र जी बता रहे हैं। देवेंद्र, केंद्र की भूमिका अहम है और समय दर समय हमने देखा भी है कि केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने
जब प्रदेश अध्यक्ष भी बदला था तो केंद्र की भूमिका थी, तो केंद्र के माध्यम से एक डिसिप्लिन बीजेपी के अंदर हमेशा से देखा जाता रहा है और उसी का भी वीरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे। लेकिन अगर पार्टी के ओवरऑल कोर वोटर्स की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव है, तो फोकस यही रहेगा कि जो 10 सीटें हैं वो 10 की 10 बीजेपी के खाते में आए, क्योंकि सीधा केंद्र नेतृत्व को फायदा होने वाला है, तो उसको लेकर पहले रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद आगे मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन की पर विचार किया जा सकता है। देवेंद्र, सौरभ, मैं आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहा हूं। दोहरा देता हूं सवाल। देवेंद्र, रणनीति जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने बताया कि बिना केंद्र के हस्तक्षेप के, बिना केंद्र की मर्जी के कुछ भी परिवर्तन फिलहाल अभी नजर नहीं आता है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो वो परिवर्तन हो सकता है और जल्दबाजी में अगर मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वीरेंद्र जी ने भी बताया तो जिम्मेदारियां बखूबी कम समय में नहीं निभा पाएंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व भी। अगर शीर्ष नेतृत्व कुछ कहता है या करता है तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का परिवर्तन किया गया था प्रदेश के अंदर, अगर आने वाले समय में रद्दोबदल होता है या इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है तो फिर आगे के समीकरण क्या बनेंगे? महेश, देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अभी तो बैक टू बैक चुनाव पर चुनाव ही सामने देखने को मिल रहा है। जिक्र चाहे हरियाणा के नगर निगम चुनाव का करें, उसके बाद लोकसभा चुनाव और उसके बाद सीधे हरियाणा विधानसभा चुनाव। 9 से 10 महीनों का वक्त और 9 से 10 महीनों के भीतर ये मंत्री, अगर नए मंत्री शपथ लेते भी हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस वो दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो जिक्र हम लगातार अपने पिछले कार्यक्रमों में करते रहे कि मनोहर लाल का अपना परफॉर्मेंस कम हो या ज्यादा हो, अच्छा हो या खराब हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो गारंटी लोग मान रहे हैं वही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकता है। लाइफ लाइन अगर यहां पर हरियाणा बीजेपी के लिए कुछ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उसी चेहरे के नाम पर वोट मांगने की कोशिशें की जाएंगी। फिलहाल व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि कैबिनेट में फेरबदल की हाल फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है और सरकार ऐसा करेगी भी नहीं। लेकिन जो भी सूत्र इस तरह की जानकारी दे रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त किसी भी तरह के कैबिनेट फेरबदल की जरूरत नहीं है। हालांकि जननायक जनता पार्टी के सामने ऐसी परिस्थितियां जरूर यहां पर सरकार चलाने के दौरान कायम की जाएंगी जिससे जननायक जनता पार्टी खुद यह कह दे कि वो गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, या तो फिर जो फॉर्मूला यहां पर दिया गया था चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से, वीरेंद्र सिंह ने यह कहा था कि जननायक जनता पार्टी को साथ लेकर गठबंधन में रहने की कोई जरूरत नहीं है, या तो जननायक जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय करवा लिया जाए या गठबंधन तोड़ दिया जाए। फिलहाल विलय भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल जननायक जनता पार्टी में भी किसी दूसरे चेहरे को एडजस्ट करने की जरूरत हो ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल अगर किसी भी तरह का फेरबदल होता है तो जननायक जनता पार्टी के हिस्से में कटौती जरूर की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है जरूर कि यहां परिस्थितियां एडवर्स नेगेटिव परिस्थितियां यहां पर कायम करने की कोशिश जननायक जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। फिलहाल इस तरह की फेरबदल की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी भी तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो सीधे सीधे उसमें केंद्रीय दखल होता है, ऊपरी जो आदेश है उसी को नीचे मानने का काम किया जाता है। और मनोहर लाल खुद अपने व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है कि जिलाध्यक्ष से ज्यादा कुछ भी नहीं लगाते, और जिलाध्यक्ष भी अगर लगाया जा रहा है तो यहां पर आज की मौजूदा परिस्थिति का जिक्र करें तो नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सहमति के साथ जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में की जानी है, जो जिला स्तर का जो संगठन बनाया जाना है वो मुख्यमंत्री या नायब सिंह सैनी की मर्जी से तय किया जाएगा। बाकी जो कुछ तय किया जाना है, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं नहीं होने हैं, नगर निगम चुनाव करवाए जाने हैं नहीं करवाए जाने हैं, समय से पहले चुनाव हरियाणा विधानसभा का करवाया जाए नहीं करवाया जाए, तमाम ये निर्णय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही लेने हैं। और हाल फिलहाल मुझे लगता है कि कैबिनेट फेरबदल की कहीं ना तो कोई जरूरत है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करने जा रही है। देवेंद्र, बात परिवर्तन की फेरबदल की है इस चर्चा में, और यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा। हालांकि स्पष्टता बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया कि गठबंधन नहीं चलेगा। अब राजस्थान में परफॉर्मेंस सबने देखा, जेजेपी का उतना प्रदर्शन उसका अच्छा नहीं रहा,
हरियाणा में क्या साथ लेके चलने पर जुगत होगी, क्योंकि स्पष्टता मना नहीं किया गया है कि जेजेपी के साथ नहीं चलेंगे। देखिए सौरभ, दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो यह कि पूरा पसीना बहाने के बाद 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भी राजस्थान से जेजेपी खाली हाथ लौटी है। अब जेजेपी करे तो क्या करे। उस तरफ दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ बड़े नेता बीजेपी ये कहने को मजबूर कर रहे हैं, करने को मजबूर कर रहे हैं कि आप जेजेपी से अपना पीछा छुड़ाइए। तो जेजेपी की दुविधा की स्थिति है, क्योंकि राजस्थान में कुछ हाथ लग जाता तो शायद मोल भाव करने की स्थिति में होते। अब जेजेपी भी क्या करे। और दूसरा, बीजेपी की मजबूरी ये है कि लोकसभा का बड़ा चुनाव जो मोदी जी वाला सबसे चुनाव है और सबके लिए प्रमाणित चुनाव मैं मानता हूं बीजेपी के लिए, आगे के जो चुनाव होने हैं हरियाणा में या किसी और स्टेटों में होने हैं, तो दोनों की मजबूरी है एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना। एक तो बात ये। दूसरा, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव परिणाम जिस तरीके से आए हैं, लेकिन वो परिणाम हासिल करने के लिए बीजेपी हाईकमान को क्या फैसले लेने पड़े, केंद्रीय मंत्री को, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया, जो प्रयोग किए गए वो कामयाब रहे हैं। अब हरियाणा के संदर्भ में भी मैं मान सकता हूं कि हरियाणा में जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार में बैठे लोग, बीजेपी के लोग भी बातचीत में भले ही कैमरे के आगे ना माने, लेकिन मानते हैं कि मुश्किल तो है। तो हरियाणा में भी नए प्रयोग करने जरूरी हैं। वो प्रयोग ये भी कि मंत्रिमंडल के लेवल पे जो कमियां हैं, जो डिलीवरी का सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम विश्वसनीय, एक रिलायबिलिटी नजर आनी चाहिए कि भरोसे के लोग काम कर रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो। तो दूसरा, हरियाणा में चूंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, उससे पहले हरियाणा सरकार को, हरियाणा बीजेपी को 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो मोदी जी का बड़ा चुनाव है, इनको 10 की 10 सीटें जीतने की बात लगातार की जा रही है। अमित शाह जी हरियाणा में आए या बीजेपी के दूसरे बड़े नेता है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। एक तो ये दबाव है हरियाणा बीजेपी पर, हरियाणा सरकार पर। दूसरा, उनको अपनी भी तैयारियां करनी है, तो दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जो प्रयोग बीजेपी ने गुजरात में किए थे, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश में किए, अब सीएम बनने की जो बारी है, सीएम बनाने में भी इतनी शानदार जीत के बाद भी सीएम बनाने के लिए बीजेपी हाईकमान इतना टाइम ले रहा है, कई तरह की चीजें सामने आ रही है। तो हरियाणा के संदर्भ में भी मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो ना हो, या मंत्रियों के विभाग बदले जाएं, अगर कोई किसी मंत्रियों को हटा के दूसरों को नहीं भी लिया जाता तो विभाग बदले जाएंगे, क्योंकि अनिल विज वाला मसला भी अटका हुआ है। अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री है, कदावर मंत्री है, और कई बार वो कहते के हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री से भी सीनियर हूं। तो कई बार वो अपना हक जताते हैं, अपना अधिकार, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का संघर्ष काल देखा है हरियाणा में, जब कभी 2 या कभी 4 सीटें रहती थी, तो कभी उनको दूसरी बड़ी पार्टियों का, इनेलो का, चौधरी बंसीलाल का बैसाखी बनकर गुजारा करना पड़ता था। आज खुद ऐसी स्थिति में है कि आज मोल भाव करने की स्थिति में है। तो ऐसे हालात जो बने हुए हैं, मेरे को लगता है नए प्रयोग, नए फैसले और नया कलेवर, नए चेहरे, नए प्रयोग, सब कुछ हरियाणा में अब संभव है, क्योंकि टाइमिंग इस तरह की और परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है। बिल्कुल, परिस्थितियां बनी हुई है और वो देखने को भी मिल रहा है। जगह जगह जनसंवाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जाकर लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, करोड़ों की योजनाएं जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनको भी जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम फैक्टर है जाट वर्सेस नॉन जाट। कितना फायदा मिलने वाला है गैर जाट समुदाय के माध्यम से पार्टी को? क्या संकेत नजर आते हैं? समीकरण किस तरीके का बनाएगी पार्टी? क्या नजर आ रहा है? देखिए, जाट और गैर जाट का मुद्दा तो हावी रहेगा ही। मुख्यमंत्री यद्यपि नारा देते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए या दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से देखा जाए तो ये मुद्दा तो प्रभावी रहने वाला है। क्योंकि जो जाट वोटर है, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो बोलता है, वो उग्र है, वो वायलेंट है, तो वो अपनी भावना खुलकर व्यक्त करता है। जो गैर जाट वोटर है वो शांत रहता है, वो सिर्फ वोट कास्ट करता है। तो अब अगर आप देखा जाए, देखिए कोई भी पार्टी जाटों की उपेक्षा नहीं कर सकती, जाटों का अपना महत्व है। अब देखिए मनोहर लाल जी का पहला कार्यकाल देख लीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण विभाग थे सभी जो जाट समुदाय से हैं, जो थे मंत्री बने थे, उनके पास थे। अगर हम मनोहर लाल पार्ट 2 भी देखें तो इस समय भी जाटों की स्थिति बहुत अच्छी है। दुष्यंत चौटाला के पास बहुत अधिक विभाग है।
हाँ, अनिल विज के पास जो है विभागों में आवश्यक कटौती की गई है। तो जाटों का मुद्दा और गैर जाट का मुद्दा, इसमें संतुलन बनाकर चलना है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, दोनों संतुलन बनाकर चलेंगे, क्योंकि कोई भी दल किसी भी वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकता। और यह भी देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो अपने प्रदेश अध्यक्ष में दायित्व का परिवर्तन भी किया है। हालांकि देखिए, उसमें ओम प्रकाश धन्नी जी को राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया गया है, तो मतलब उसमें कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन ये मुद्दा अवश्य प्रभावी रहेगा। सभी दल जो है गैर जाटों का अपना जो है समर्थन करने की कोशिश करेंगे, उनका जो समर्थन लेने की कोशिश करेंगे। और इस तरह कांग्रेस भी, और कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज जो बैठक की है चंडीगढ़ के अंदर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके अंदर उन्होंने अपना जो फरवरी तक का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कहां कहां जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, कहां कहां जन आक्रोश रैलियां होंगी। और इस तरह मतलब कांग्रेस विधायक दल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। क्योंकि राजस्थान के जो इलाके हरियाणा के साथ लगते थे, उन इलाकों के अंदर जो है कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो इसलिए भूपिंदर सिंह हुड्डा का वहां गौरवान्वित होना, उनका अपने आप को एक संतोषजनक पाना अपने आप के लिए, उनके लिए राहत की बात है। बिल्कुल। अब ऐसे में आगे की रणनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा वीरेन जी, ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अपनी जगह से पुरजोर कोशिश करेगी, कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी हावी रहेगा। और बीजेपी की बात की जाए तो हरियाणा बीजेपी भी, यानी कि हरियाणा सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जनता के मुद्दों को बनाया जाए, जनता से कनेक्ट हुआ जाए। वो साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। आने वाले समय में क्या रणनीति बनेगी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।